फाइव फिंगर क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं डॉक्टर फखरुद्दीन एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने। आज का हमारा जो टॉपिक है, अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक सुन लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए कि बाल विकास का 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो देखिएगा कि बाल विकास का विषय क्षेत्र और उसकी समस्याएं क्या हैं, यानी कि बाल विकास के अंदर जो विभिन्न अध्ययन क्षेत्र आते हैं, उन अध्ययन क्षेत्रों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और आप इस तरह से इसको समझिए कि जब बाल मनोविज्ञान से बाल विकास एक नए विषय के रूप में स्थापित हुआ, तो जहां बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित था, यहां पर आकर के उसके अध्ययन क्षेत्र की सीमाएं बढ़ती चली गई। इसके अलावा एक चीज़ और समझिए आप कि जब हम मानव विकास की बात करते हैं, तो मानव विकास में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं कि बालक के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक की विकासात्मक प्रक्रिया जो चलती है, वो उसको मानव विकास के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बाल विकास की बात करते हैं, तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर के उसके परिपक्व होने तक की विकासात्मक प्रक्रियाओं को और उसके प्रतिमानों को स्थान दिया जाता है। तो समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और इसके विषय क्षेत्र और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी चीज़ समझ में ना आए, तो वह कमेंट्स करके अपनी समस्या को हमारे सामने रख सकता है। इस विषय के बारे में हमें अपनी समस्या बता सकता है, कोई भी प्रश्न कर सकता है, कमेंट्स के रूप में भी कर सकता है, फ़ोन पर ही कर सकता है। मेरे अधिकांश विद्यार्थियों के पास मेरा नंबर है, और अगर किसी के पास नहीं है, कोई नया सब्सक्राइबर इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 9045996865 पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी मालूम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और पहला क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं कि बाल विकास की यांत्रिकी, यानी कि बाल विकास की मैकेनिज्म क्या है, और साथ साथ इसकी गतिशीलता यानी कि डायनेमिक का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि बाल विकास का जो पहला विषय क्षेत्र है, या मनोवैज्ञानिकों के सामने जो समस्या है कि बाल विकास के अंतर्गत हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, तो उन क्षेत्रों में हम यहाँ पर देखते हैं कि बाल विकास की यांत्रिकी यानी कि उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की होती है, और साथ साथ उसकी डायनेमिक प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, इसका अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बाल विकास की बात हो रही है, और बाल विकास का सीधा सीधा अर्थ मैंने आपको बताया कि वह विषय जहाँ पर बालक की विकासात्मक प्रक्रियाओं का और उसके क्रमबद्ध प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम क्रमबद्ध इसलिए कहते हैं कि हम सिस्टमेटिक अध्ययन यहाँ पर करते हैं, यानी कि जन्म से लेकर के और उसके परिपक्व होने तक बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि उसकी यांत्रिकी देखेंगे, उसकी गतिशीलता देखेंगे, तो यहाँ पर हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इसको मुख्यतः आप इस तरह समझिए इसको कि हम मुख्यतः इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसकी यांत्रिकी को, मैकेनिज्म को, और इसकी गतिशीलता को। दो भागों में किस प्रकार से कि जन्म से पूर्व की प्रक्रिया या जन्म से पूर्व का विकास और जन्म के बाद का विकास। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार की स्टेज बताई है, प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और दूसरी बताई है पोस्ट नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिकों ने प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया। पहली अवस्था है जर्मिनल स्टेज, जो कि जन्म गर्भकाल से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। दूसरी स्टेज बताई गई है एम्ब्रायोनिक स्टेज, जो कि 2 सप्ताह से लेकर के या 3 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह तक की होती है। और तीसरी बताई है डेवलपमेंट ऑफ फेटस, जो कि 24 सप्ताह से बालक के जन्म तक की होती है। इस प्रकार से प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। पोस्ट नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा 5 भागों में डिवाइड किया गया। पहली अवधि कहलाती है इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की होती है। दूसरी स्टेज बताई गई है बेबीहुड स्टेज, जो कि 2-3 सप्ताह से लेकर के या 2 सप्ताह से लेकर के
वो 2 वर्ष तक की होती है। तीसरी स्टेज बताई गई है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 2 वर्ष से लेकर के 11 या 12 वर्ष तक की होती है। अगली स्टेज बताई गई है एडोलिसेंस स्टेज, जो कि 12 वर्ष से लेकर के और 17-18 वर्ष तक की होती है। और उससे अगली स्टेज जो बताई गई है वो बताई गई है पोस्ट एडोलिसेंस पीरियड, जो कि 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की होती है। क्योंकि बाल विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, जो इसका प्रक्रम है उसके अंतर्गत जन्म से लेकर के और उसके परिपक्व होने तक की अवधि का अध्ययन, उसकी विशेषताओं का अध्ययन, उसके प्रतिमानों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के पक्षों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। अब साथ साथ यहाँ पर उसकी गतिविधि का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रीनेटल स्टेज जो डेवलपमेंट के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया जाता है वो फिजिकल ग्रोथ का किया जाता है, सेंसरी डेवलपमेंट का किया जाता है, और साथ साथ उसकी जो डायनेमिक स्टेज है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जन्म पूर्व जो अध्ययन किया जाएगा वो इन 3 क्षेत्रों का किया जाता है। उसके बाद जो जन्म के बाद में जो मैंने आपको बताया पोस्ट नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, वहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के विकास प्रक्रमों पर प्रकाश डाला है उसमें शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, ये सारे जो विकास के पक्ष हैं उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेकिन मुख्यतः जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है बालक की शारीरिक वृद्धि पर और साथ साथ उसकी गतिकी पर, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बाल विकास की यांत्रिकी और गतिशीलता का अध्ययन करते हैं कि बालक के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। यही तो मुख्य समस्या है यहाँ पर कि बाल विकास की जो मुख्य समस्या वो यही है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी चीज पर अध्ययन किया कि क्यों और कैसे विभिन्न प्रकार के लक्षण बालकों के अंदर विकसित होते हैं, और कई बार जब अवस्था गुजर जाती है, यानी कि एक संक्रमण काल से दूसरे संक्रमण काल में जब बालक पहुंचता है तो कुछ नई विशेषताएं बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। इन सब का अध्ययन हम लोग इस क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अब आते हैं दूसरे अध्ययन क्षेत्र पर, बालक और उसका वातावरण। अब यहाँ पर बालक भी है और उसका एनवायरनमेंट भी है। बालक का जब जन्म होता है तो उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, अब वो उस एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बालक जो है, बालक किस प्रकार से वातावरण पर प्रभाव डालता है और वातावरण बालक के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, यानी कि एक दूसरे को कि वो दोनों किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। बालक वातावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है और वातावरण जो है वो बालक को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इन दोनों पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र जो है हमारा और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, हमारी समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि बालक जो है उसका विकास, उसका शारीरिक वृद्धि का विकास, उसका भाषा का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके बुद्धि का विकास उसी वातावरण में होकर के उसी वातावरण में होना है जिस वातावरण में उसने जन्म लिया है। अब वहां पर रह करके उस वातावरण की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को वह सीखता है और अपने आप भी उनको करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर बालक और उसका वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक समस्या माना और समस्या मान करके इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसीलिए बाल विकास का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता चला गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बालक की शरीर रचना से संबंध रखती हैं, उसकी क्रियात्मकता से संबंध रखती हैं, उसकी यानी कि उसकी समझिए कि उसके हर पक्ष से, उसके व्यवहार से और उसके व्यक्तित्व के हर पक्ष से संबंध रखती हैं। यहीं पर बालक जो है दूसरे बालक से अंतर रखता है। मनोवैज्ञानिकों ने शरीर रचना के आधार पर, मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर, या संवेगात्मक जो घटनाक्रम है उसके आधार पर, उसकी जो संवेगों की जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर बालकों को अलग भागों में डिवाइड किया।
अब यहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एक बालक दूसरे बालक से कुछ अंतर भी रखता है तो कुछ समानता भी रखता है, उसी चीज का अध्ययन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। अगले बिंदु पर आते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रारंभ से ही जब से मनोविज्ञान का विकास हुआ और आज तक मनोवैज्ञानिक लगातार बालक के मस्तिष्क और मस्तिष्क के प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि एक बालक किस प्रकार से सोचता है, विचार करता है और क्रिया करता है। यहां पर हम जब मानसिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो बालक किस प्रकार से परसेप्शन करता है, बालक किस प्रकार से विचार करता है, रीजनिंग प्रक्रिया उसकी क्या है, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस क्या है, साथ साथ उसके सीखने की प्रक्रियाएं किस प्रकार से घटित होती हैं, और यही नहीं, सेंसेशन और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी घटनाक्रम मानसिक प्रक्रियाओं से जो जुड़े हुए हैं, जिन जो बालक का ब्रेन कार्य करता है तो किस प्रकार से करता है, कैसे कार्य करता है, इस पर फोकस किया है फोकस किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाओं का विस्तृत रूप में अध्ययन पहले भी किया जाता रहा है और आज जब बाल मनोविज्ञान बाल विकास में परिवर्तित हो गया है तो और भी ज्यादा इसके विषय क्षेत्र बढ़ गया और भी ज्यादा इस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उससे आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति का निर्धारण एवं मूल्यांकन। व्यक्ति का किस प्रकार से या बालक का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है और उसका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, इसके लिए शिक्षकों ने भी और मनोवैज्ञानिकों ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की। मेहनत किस रूप में की कि मनोविज्ञान अपने आप में विज्ञान का संदर्भ रखता है, विज्ञान का आधार रखता है, वैज्ञानिक आधार अपने अंदर समाहित करता है। इसी प्रकार से बाल मनोविज्ञान भी अपने अंदर विज्ञान का आधार प्रस्तुत करता है। यहाँ पर क्योंकि बाल विकास है और नई शताब्दी है तो इसका एक क्षेत्र और इसकी जिम्मेदारियां और उसके निर्धारण की प्रक्रिया और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर बालकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, उसके मापन की प्रक्रिया यहाँ पर आ जाती है कि बालक का मापन किस प्रकार से किया जाए और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी विधियाँ, प्रश्नावली वगैरह, बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो बने हुए हैं, लेकिन अभी इस बाल विकास के क्षेत्र में अभी इसका अध्ययन चल रहा है। बहुत सारे बाल विकास संबंधित जो टेस्ट बने हुए हैं, प्रश्नावलियाँ बनी हुई हैं, वो हैं मार्केट के अंदर, वो विद्यालयों में रखी हुई हैं, कॉलेजों में रखी हुई हैं, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। लगातार इस पर कार्य चल रहा है कि बालक के शैक्षिक प्रक्रियाओं का किस प्रकार से मापन और मूल्यांकन और उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाए। अभी इसका क्षेत्र जो है और ज़्यादा विस्तृत होगा, अभी इस पर अध्ययन कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है असामान्य बालकों के अध्ययन। ये जो बिंदु है, असामान्य बालक, एबनॉर्मल चिल्ड्रन, जो बहुत ज़्यादा शिक्षकों के लिए भी और मनोवैज्ञानिकों के लिए भी एक दुविधा प्रस्तुत करते हैं, एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, एक जटिलता प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ऐसे बालकों का जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक विषय बनाया गया जिसको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का है कहते हैं, विशिष्ट बालकों का नाम देते हैं। उसके अंदर हम मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रनों को रखते हैं, जो अपराधी बालक हैं उनको रखते हैं, समस्यात्मक बालकों को रखते हैं, पिछड़े बालकों को रखते हैं, अधिगम असमर्थित बालकों को रखते हैं। यानी कि कई तरह के बालक इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ सामान्यताएं और भी देखी जाती हैं, जैसे बालकों को फोबिया हो जाता है या बालकों को न्यूरोसिस या साइकोसिस जैसी कोई डिसीज हो जाती है। उन सब का अध्ययन जो है वो असामान्य बालकों के अंतर्गत किया जाता है कि ऐसे बालकों की समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न होती हैं, इनका समाधान क्या हो सकता है, इस पर रिसर्च कार्य लगातार चलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। बालक का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। बालक अपने आप में बहुत ही एक मासूम, एक कोमल और एक ऐसी शेप हम कह सकते हैं, स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा
प्रभावित करने वाली होती है। और ये मैं इस बात को नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा इस बात को, बल्कि रूसो जैसे शिक्षा शास्त्री ने कहा, पेस्ट्रोलॉजी जैसे शास्त्री ने कहा, शिक्षा शास्त्री ने कहा, फ्रोबेल जैसे शिक्षा शास्त्री ने कहा कि बालक जो होता है वो फूल के समान होता है, एक पौधे के समान होता है। जिस प्रकार से माली एक पौधे की देखभाल करता है, इसी प्रकार से बालकों की देखभाल भी की जाती है। तो यहाँ पर बालक का जो व्यवहार होता है वो बड़ा कोमल होता है, उसकी क्रिया जो होती है वो बड़ी मन को संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है। वो तरह तरह के क्वेश्चन आपसे करता है, आप उसका सही जवाब देते हैं। बालक लगातार अपने आप से, अपने परिवार के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने विद्यालय में जाता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करता है, अपने अध्यापकों से अंतःक्रियाएं करता है, अपने सहपाठियों से अंतःक्रियाएं करता है, अपने क्लास टीचर से अंतःक्रिया करता है। तो ये लगातार एक इंटरेक्शन जो है वो चलता रहता है, जो उसके सामाजिक विकास की परिधि को डेवलप करता है। और बालक के अंदर इसी के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस होता है वो आता है, उसका मनोबल बढ़ता है। तो इन सब समस्याओं का अध्ययन इस बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये एक ऐसा विषय क्षेत्र है जहाँ पर बालक की जो अंतःक्रियाएं हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखा जाता है, जिस प्रकार से पियाजे ने देखा, जिस प्रकार से रूसो ने देखा और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन। और आगे बढ़ते हैं, अगले विषय क्षेत्र की तरफ आते हैं, वो है विकास के नियम और सिद्धांत। हम लगातार इस बात पर फोकस करते हैं और करते भी आ रहे हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंदर बालक के अंदर जो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी क्रियात्मकताएं हैं, उसकी गतिविधियां हैं, वो लगातार बदलती रहती हैं, उसके लक्षण लगातार बदलते रहते हैं। अब इन्हीं का अध्ययन करने के लिए, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नियम और सिद्धांत विकसित कर दिए गए, जिससे अध्ययन करना सरल हो सके। तो किस प्रकार से बालकों के लक्षण विकसित होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से या उस परिवर्तन के प्रक्रिया के अंतर्गत बालक किन किन समस्याओं का सामना करता है, किस प्रकार से एक पीरियड दूसरे पीरियड में परिवर्तित होता है, उस दौरान बालक के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। जैसे बच्चों के जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है तो मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, बालक का कद बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि उसकी होती है, उसकी बॉडिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो नियमों के आधार पर किया जाता है। जो नियम बनाए गए हैं उसमें आते हैं विकास के नियम और सिद्धांत। इसी को मनोवैज्ञानिकों ने फोकस किया और बाल विकास के क्षेत्र को विकसित किया। आगे बढ़ते हैं, अभिभावक बालक के संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज के समय में तो अगर आपने इस पर फोकस किया और बालक से लगातार अंतःक्रिया बनाए रखी तो बालक जो है बिल्कुल भी, यानी क्या कहते हैं ना, कि उसके कदम जो हैं वो डगमगाएंगे नहीं। और बालक को एक संवेदना चाहिए, एक साथ चाहिए, एक मम्मी या पापा का उसको सहानुभूति चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर इतनी जटिलताएं पैदा हो गई, घर में इतनी जटिलताएं पैदा हो गई कि उन जटिलताओं से बाहर निकलना बालक के लिए दुश्वार हो जाता है। और तो और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि बालकों के जो अभिभावक हैं उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बालक को तो डॉक्टर बनाना है, बालक को तो इंजीनियर बनाना है, बालक को तो पायलट बनाना है। और ये सब डिपेंड करता है बालक के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व, उसके शील गुणों पर, कि उस पर की बुद्धि की स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, उसका व्यक्तित्व और उसका व्यवहार किस प्रकार का है। लेकिन अभिभावकों ने तो एक सपना पाल लिया, वो सपना ये पाल लिया कि बालक को तो डॉक्टर बनाना है या अध्यापक बनाना है। अब यहाँ पर बालक और अभिभावक के बीच जो अंतःक्रिया चलती है, उस अंतःक्रिया में सहानुभूति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अभिभावक बालकों की समस्याओं को समझे, उसकी क्रियात्मकताओं को समझे, उसकी जो दुविधाएं हैं, उसकी जटिलताएं हैं, तनाव है उसके अंदर, फ्रस्ट्रेशन है, उन सबको समझे। मनोवैज्ञानिकों ने इसी पर फोकस किया। उन्होंने लगातार इस चीज़ को समस्या माना और समस्या मान करके इसका अध्ययन किया और ये हमारे बाल विकास का एक अध्ययन क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पर किस प्रकार से एक
माता पिता और उसके माता पिता और बालक के बीच में एक संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का वो संबंध होना चाहिए, इस पर फोकस किया। और उसके दौरान किस प्रकार से बालक के अंदर समस्याएं पैदा होती हैं, माता पिता उनको किस प्रकार से टैकल करते हैं, किस प्रकार से टैकल करना चाहिए, उन सब पर बाल विकास के अंदर अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, समायोजन संबंधी समस्याएं। अब जब माता पिता या शिक्षक को के बीच से बालक का संबंध जो है वो बिगड़ने लगता है, यानी कि असमायोजित होने लगता है, या जिसको हम माल एडजस्टमेंट कहते हैं, वो होने लगता है, तो बालक के कदम जो हैं वो डगमगाने लगते हैं। वो बालक जो है अब बाहर के परिवेश से क्योंकि परिचित हो चुका, स्कूल में जाना शुरू हो गया, समाज के लोगों से मिलना शुरू हो गया, पार्कों में जाना शुरू कर दिया, सिनेमा घरों में जाना शुरू कर दिया, जो मॉल्स बने हुए हैं उनमें जाना शुरू कर दिया, तो अब उसके सहपाठियों का और बाहर के जो मित्र हैं, समाज के जो मित्र हैं, उनका साथ मिलने लगा। अब उसको माता पिता और शिक्षकों की बात अच्छी नहीं लगती, बल्कि अच्छी किसकी लगती है, अपने मित्रों की, अपने सहपाठियों की। अब यहाँ पर बालक का समायोजन जो है वो बिगड़ने लगता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बाल विकास के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पहला है बालक की समायोजन संबंधी समस्याएं, समायोजन संबंधी क्रियाएं और प्रक्रियाएं, जैसे होम एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, स्कूल एडजस्टमेंट, हेल्थ एडजस्टमेंट। इन सब समायोजन के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। और साथ साथ इसके बालकों के अंदर अगर माल एडजस्टमेंट की प्रक्रिया डेवलप हो गई है तो किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाए, समाज से किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाए, बालक अपने आप के, अपने स्वास्थ्य के बारे में किस प्रकार से जागरूक हो, अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए, कैसे करें एडजस्ट, इन सब का अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत एक समस्या के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चरित्र का विकास। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समाज में। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे जैसे बालक बढ़ता है और स्कूल जाने लायक होता है, अब स्कूल में जाकर के उसको आदर्शों का सामना करना पड़ता है, उपदेशों का सामना करना पड़ता है। शिक्षक अलग उपदेश देते हैं, क्लास का मॉनिटर जो होगा वो अलग उपदेश देगा, क्लास की जो टीचर्स होंगी, सब्जेक्ट टीचर्स होंगी, वो अलग उपदेश देंगे। और जब बालक स्कूल से घर जाएगा या घर से स्कूल आएगा तो वहाँ पर माता पिता उसको अलग उपदेश देंगे, यानी कि बालक जो है आदर्शों और उपदेशों के बोझ में दब जाता है। यहाँ पर हम उस पक्ष पर बल नहीं डाल रहे, यहाँ पर डाल रहे हैं कि बालक के अंदर संस्कारों का और चरित्र का किस प्रकार से विकास हो। इसी बात पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा फोकस डाला गया कि बालक के अंदर नैतिकताओं का कैसे विकास हो, हम क्या चीज़ ऐसी लाएं जो बालक के अंदर नैतिकताएं उत्पन्न कर दे, उसके अंदर आदर्श, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं जो एक समाज की चली हुई आ रही हैं, एक देश की चली हुई आ रही हैं, उनका वह पालन करे। तो इसी पर फोकस करते हुए यहाँ पर इस विषय को शामिल किया गया, यानी कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में चरित्र के विकास को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मकता का विकास। ये सभी जानते हैं कि हर बालक के अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर प्रतिभा होती है। हर बालक का व्यवहार और व्यक्तित्व जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। उसके अंदर इस प्रकार की एक रचनात्मकता होती है कि वह बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने की भी कोशिश करता है, नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है, समाज को दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर ये प्रतिभा है। तो यहाँ पर जो मेन समस्या है वो यहाँ पर आती है कि बुद्धि और यानी कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इन दोनों में क्या संबंध है। जो ट्रेड्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उनमें और क्रिएटिविटी में क्या संबंध है। बालक की क्रिएटिविटी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, अगर बालक की रुचि इसमें है तो हम उस रुचियों को किस प्रकार से आगे डेवलप करें, चाहे वो शिक्षक हो या बालक के माता पिता हो। अब उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना है, तो कैसे किया जाए, वो क्रिएटिविटी बालक के अंदर कैसे उत्पन्न हो सकती है, इनका अध्ययन जो है हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। क्रिएटिविटी में अपने आप में एक बड़ा विशाल क्षेत्र है क्रिएटिविटी का, और हम उसको बाल विकास के अंदर अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालक की रुचियों का अध्ययन।
बालक में विभिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं और बदलते हुए समय के दौरान बालक की रुचियों में परिवर्तन होता चला जाता है। यानी कि बेबीहुड स्टेज में अलग प्रकार की उसकी रुचियां होती हैं। जब वह चाइल्डहुड स्टेज में आता है तो चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है, बहुत लंबा समय 10 साल का होता है। तो उसके बीच में यानी कि 2 वर्ष से लेकर के जब वो 5-6 वर्ष की अवस्था में आता है, जब भी 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की अवस्था में आता है, तो भी 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक आता है, तो भी उसकी रुचियों में परिवर्तन होता चला जाता है। यानी कि बालक जो है इतना अपने आप में अनुभवी नहीं होता कि वह अपने बारे में कुछ निर्णय ले सके, लेकिन उसकी रुचियाँ जो होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता या उसके बड़े भाइयों की बातें, बालक की जो बातें हैं वो उनको बचकाने लगे, लेकिन वो अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने आयु स्तर के हिसाब से वो अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत करता है। अब रुचियाँ, उन्हीं रुचियों का जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है जो बालक से संबंधित होती हैं, उन्हीं रुचियों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अलग प्रकार के बालकों की रुचि होती है। कोई डाक टिकट इकट्ठा करना चाहता है, कोई माचिस की तिलिया इकट्ठा करता है, कोई फिल्म स्टारों के फोटो इकट्ठे करता है, तो कोई वीडियो गेम खेलना पसंद करता है, कोई साइकिलिंग करना पसंद करता है, कोई तैराकी करना पसंद करता है। यानी कि सब क्रिएटिविटी और रुचियों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब उससे आगे आते हैं बालकों के असामान्य व्यवहार का अध्ययन। बालकों के जो असामान्य व्यवहार हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि असामान्य बालक होते हैं, उन असामान्य बालकों के अंदर कुछ चिड़चिड़ापन उनके व्यवहार में देखा जाता है। हालांकि ये सामान्य बालक हैं, वो असामान्य बालक जिसको हमने पहले बताया था, यहाँ पर जो सामान्य बालक हैं उनके अंदर कई बार चिड़चिड़ापन देखा जाता है, उनके अंदर तनाव देखा जाता है, फ्रस्ट्रेशन देखा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट देखी जाती है और साथ साथ उनके अंदर चिंता के भाव भी देखे जाते हैं। किस कारण से चिंता उत्पन्न हो रही है, किस कारण से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्यों दुविधा में वो पड़े हुए हैं, क्या प्रॉब्लम उनके सामने आई, उन सब का अध्ययन जो है बाल विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है बालक के असामान्य व्यवहार का अध्ययन। ये असामान्य व्यवहार जो हैं बालक को असामान्यता की तरफ को ले जाते हैं, जहाँ पर जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि बालक के अंदर न्यूरोसिस या साइकोसिस जैसी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। उन्हीं चीज से बालक को बचाने के लिए हर विद्यालय में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं या कैरियर साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं या काउंसलर रखे जाते हैं, जिससे बालकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके और बालक के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके। तो मेरी बात को आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग विषय क्षेत्रों के आधार पर मुख्य फोकस करते हैं बालक के विकास पर, कि बालक का विकास कैसे हो और वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण बन सके। अगले और लास्ट बिंदु पर आते हैं विषय क्षेत्रों की अध्ययन प्रणाली। जो विषय क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे विषय क्षेत्र हैं, उन विषय क्षेत्रों की कुछ ना कुछ अध्ययन प्रणालियाँ, यानी कि किस विषय क्षेत्र के आधार में विद्या जुड़ी हुई होती, ये विषय क्षेत्र और ये इसकी अध्ययन विधियाँ। तो ये चीज़ आपके सामने शायद पहले भी आ चुकी, जो पिछली वीडियो मैंने आपके सामने भेजी हैं, आपने उनको देखा भी होगा। 5 फिंगर क्लासेस लगातार बाल विकास के ऊपर वीडियो बना रहा है, बहुत सारे बिंदु आप तक पहुंच चुके हैं, विषय पहुंच चुके हैं या टॉपिक पहुंच चुके हैं। आप उनका अध्ययन करें, उनको सुने, पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो अध्ययन प्रणालियाँ हैं वो कौन कौन से, मुख्यतः क्रॉस सेक्शनल अप्रोच यहाँ पर अपनाई जाती है। क्रॉस सेक्शनल अप्रोच बालक के व्यवहार, चाहे वो सामान्य बालक हो या असामान्य बालक हो, उन सब का अध्ययन करती है। और बालक के कर्मिक विकास का अध्ययन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास के नियम और सिद्धांत, के बालक छोटा है, अब वो फिर बेबीहुड स्टेज में आएगा, फिर चाइल्डहुड स्टेज में आएगा, फिर एडोलेसेंस स्टेज में आएगा, यानी कि उसका जो विकासात्मक प्रक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। इनका अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच या मेथड को अपनाया जाता है। इसके अलावा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे मेथड विकसित हुए हैं। उन सब मेथड का प्रयोग करते हुए इन सब मेथड का प्रयोग करते हुए बालकों के विकास का अध्ययन और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन, उसके प्रक्रम का अध्ययन, उसके प्रतिमान और पक्षों का अध्ययन
बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहा है, और जो विधियां हैं उनको आगे भी आपके सामने विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे बाल विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसी प्रकार से उन सबको आगे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 5 फिंगर क्लासेस ने आपके सामने जो विषय क्षेत्र रखे आपको ये समझ में आए होंगे, और हर विषय क्षेत्र को आपके सामने समझाते हुए रखा गया है, जिससे आप इसको करीब से समझ सकें। और ये भी समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपने इनको ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, तो आप ये मानिए कि आपने 60% बाल विकास का सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। आप बालक को घर में